हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहूँगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और वीडियो का आज का पहला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन-सा है? आपसे पूछा गया है कि अघोष वर्ण कौन-सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि अघोष वर्ण कौन-सा है। तो प्यारे साथी, यहाँ पर अगर आप अघोष वर्ण की बात करें तो श जो ये वाला है ये अघोष वर्ण है। इसके अलावा आपको अघोष वर्ण की पहचानना है, किसी भी व्यंजन का पहला और दूसरा जो भी वर्ण होगा, जैसे का है, खा है, ये अघोष वर्ण है। जैसे चा है, छा है, ये अघोष वर्ण है। जैसे टा है, ठा अघोष वर्ण है। जैसे ता है, था है, ये अघोष वर्ण है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी व्यंजन के पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अब आपसे ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सा घोष वर्ण है। अभी हमने आपको बताया अघोष। अघोष का मतलब होता है जो भी पहला और दूसरा हो, जैसे का के और खा है। यहाँ पे देखो का और खा, ये देखो घोष नहीं है बल्कि क्या है? अघोष है। जैसे हमने चा और छा बताया, देखो चा और छा देखो अभी हमने बताया ये अघोष वर्ण है। क्या है? अघोष। ये भी हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। अब देखो ये अघोष वर्ण है। जैसे पा, फा, या, रा, ला, वा, देखो माँ है, तो माँ भी आपका देखो यहाँ पर टा और ठा वाले में पहले देख लो, टा और ठा ये देखो पहला है और दूसरा है। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला विकल्प गया, सिर्फ एक विकल्प आया सी वाला। तो यहाँ पर आपका घोष वर्ण कौन सा होगा? ये माँ होगा। अब आपको पहचान करनी है कि घोष वर्ण क्या होते हैं। किसी भी व्यंजन के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो भी होगा स्तंभ का, तो वो क्या होंगे? घोष वर्ण होंगे। यहाँ से आपकी ट्रिक बन जाती है कि पहला और दूसरा जो भी व्यंजन होगा वो कौन से होंगे? अघोष होंगे। उसके बाद जो तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा व्यंजन होगा वो क्या होगा? घोष वर्ण होगा। तो प्यारे साथी, बहुत इत्मीनान से इन चीज़ों को तैयार करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। देखो अयोगवाह वर्ण वे होते हैं जिनके जैसे ऊपर जैसे अंग है, जैसे आहा है, ये दो अयोगवाह वर्ण है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन वे है, देखो आपको बताना है कि मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो देखो ये डार्क में लिखा है उज्जवल, ये बताना है कि आपका सही कौन सा है। देखो मैं तुम्हारे, ये उज्जवल जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है। भविष्य की कामना करता हूँ, तो यहाँ पर आपको वर्तनी की दृष्टि से उज्जवल सही देखकर बताना है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन में जो उज्जवल लिखा है ये वाला सही है और यही आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपने समझ लिया है कि उज्जवल कौन सा आएगा। ये वाला उज्जवल गलत है और जो बी वाले ऑप्शन में लिखा है उज्जवल वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शब्द में स्वर संधि है। देखो अधोमुख, यहाँ पर एक ये वाला है। यहाँ पर सज्जन देखो तो सज्जन ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें वाग जाल, इसमें भी कौन सी संधि है? तो आप देखोगे इसमें कौन सी संधि है तो आप बताओगे इसमें भी व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है। और जो अधोमुख है इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। तो एक ऑप्शन आपका बच्चा डी। डी में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। और स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि में आप देखोगे ये आपकी गुण संधि है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपको पता है? 5 भेद होते हैं। ये भी आपको तैयार करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे मनोयोग में कौन सी संधि है, पहले सबसे पहले पहचान करो कि मनोयोग में कौन सी संधि है। तो आप कहोगे सर विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब ये कभी कभी पूछा जाता है इस शब्द में कौन सी संधि है,
तो आप बताओगे सर इसमें विसर्ग संधि है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो सही तरीके से संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो मना प्लस योग होगा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर मनोयोग में पूछा जाए कि कौन सी संधि है तो आप बताओगे विसर्ग संधि है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपका बी ऑप्शन राइट है, मना प्लस योग होगा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अब अभ्युदय अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। ये बात जो शब्द लिखा है अभ्युदय, तो इसमें बताना है कि कौन सी संधि है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्वर संधि के आपको पता है 5 भेद है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये आपको अभी मैंने क्वेश्चन में बताया। तो उसमें एक देखो आपका होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यण संधि और वृद्ध अयादि संधि, और एक और होता है वृद्धि संधि। ये आपको स्वर संधि के भेद आपको पता चल गए। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभ्युदय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी यण संधि है। इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। देखो जब भी किसी में वाक्य में देखो पहचान यण संधि की एक है, या हो, वा हो और आधा रा हो, तो उसके आगे कोई भी क्या हो, आधा अक्षर हो। आधा जैसे या के आगे आधा अक्षर है, वा के आगे अगर आधा अक्षर हो या रा के आगे आधा अक्षर हो तो आप पहचान कर लोगे वहां पर कौन सी होगी, यण संधि होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। आपको बताना है कि वह शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, यानी उपसर्ग रहित का अर्थ होता है कि जिसमें उपसर्ग नहीं है। ऐसा शब्द आपको चयन करना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखो सु प्लस योग से बनता है सुयोग, इसमें देखो उपसर्ग है। बी प्लस देश से बनता है विदेश, इसमें भी है। अति प्लस अधिक से अत्यधिक बनता है। तो इसमें सब में उपसर्ग लगे हैं, लेकिन सुरेश में उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ लीजिए इसमें आपसे पूछा है कि उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द मतलब वह शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो सु प्लस योग मिलकर ना सुयोग, वी प्लस देश बना विदेश, अति प्लस अधिक बना अत्यधिक। सु में कोई भी आप देखोगे सुरेश में संधि विच्छेद होगा, बल्कि उपसर्ग के रूप में किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब आपका प्रयोग क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे उप प्लस कार उपकार, लाभ प्लस दायक, जैसे एक है लाभ में लास्ट में दायक का प्रयोग हुआ है तभी बना है लाभदायक, ये तो लास्ट में प्रयोग हुआ है ना, तो ये प्रत्यय के रूप में कार्य करता है, तो ये वाला आपका उपसर्ग गलत हो गया। इसमें उपसर्ग है नहीं। पढ़ प्लस आई पढ़ाई, पढ़ प्लस आई तो हो गया पढ़ाई, तो यहाँ पर भी आपका प्रत्यय लगा है। अपना प्लस पन अपनापन, ये जो पन है वो प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें एक ऑप्शन ए वाले में दिखा है उप प्लस कार, कार में अगर उप जोड़ देते हैं तो हो जाता है उपकार, यानी ये उपसर्ग के रूप में कार्य करता है, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वह शब्द बताओ जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ। सिर्फ उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इनमें सभी में क्या हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे लाभ में दायक जोड़ दो लाभदायक, पढ़ाई में आई जोड़ दो पढ़ाई, अपना में पन जोड़ दो अपनापन, तो ये सब बाद में प्रयोग किए गए। लेकिन उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले प्रयोग करना, जैसे कार से पहले उप लगा है तो हो गया उपकार, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो देखो लंबोदर, लंबा जिसका उदर उसे कहते हैं लंबोदर। तो लंबोदर किसका है, लंबा उदर किसका है, गणेश का है। यानी यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति को बोधन हो रहा है तो वहां पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, यानी तीसरा पद प्रधान है। वह समास जिसमें
पहला दूसरा प्रधान पद ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पे लंबा है जिसका उदर वो है लंबोदर यानी गणेश। गणेश कोई तीसरा व्यक्ति है, उसके लिए तीसरे व्यक्ति के लिए संकेत किया जा रहा है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो प्यारे साथी, नील है जिसका कंठ है यानी नीलाकंठ, जिसमें आपको विशेषण के साथ विशेष की बात की जाए तो वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजू किस भाषा का शब्द है? ये आपको बताना है जो काजू है वो किस भाषा का शब्द है। तो काजू है, तो ये बताना है किस भाषा का शब्द है। तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा देखो प्यारे साथी, जापानी भाषा का शब्द है, यानी ये विदेशी भाषा वो है जिसमें जापान से ली गई है। तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। अगले इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि जो से का प्रयोग हुआ है, ये से किससे संबंधित है? कौन से कारक चिन्ह का बोध करा रहा है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक? तो प्यारे साथी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कोई चीज किसी से अलग हो रही है, जैसे यहाँ से यहाँ अलग हो रहा है, तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। तो यहाँ जो से का प्रयोग हो रहा है वो अपादान कारक के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है नेत्री का पुल्लिंग रूप है। तो देखो नेता, नेत्री, नेता से नेत्री बनता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो हनुमान को महावीर कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं, मारुति भी कहते हैं, लेकिन माधव नहीं कहते हैं। माधव विष्णु को कहते हैं प्यारे साथी, माधव किसे कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? माधव आपका आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि हनुमान का पर्यायवाची माधव नहीं है। माधव तो विष्णु का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मीत। मीत पर्यायवाची नहीं है। तो देखो मीत है, कौन सा मीत का पर्यायवाची नहीं है? मीत का मतलब होता है मित्र, मीत का मतलब होता है मित्र। तो देखो मित्र है, सखा है, सहचर भी है, लेकिन जन नहीं है। जन का मतलब होता है लोग, लोग, जन का मतलब होता है लोग यानी लोग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपमान का विलोम, उपमान का विलोम होता है उपमेय। उपमान का विलोम क्या होगा? उपमेय। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो इसमें आपको बताना है तीन बेर और तीन बेर जो प्रयोग हुआ है वो एक ही शब्द के दो दो अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तीन बेर और तीन बेर बार। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। शब्द एक बार है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो इसीलिए यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो प्यारे साथी, देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी भाषा की लिपि है। जैसे गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि होती है, तो ऐसे ही हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है देवनागरी किस भाषा की लिपि है, तो वो हिंदी भाषा की। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट में बताना कि आज आपने 20 में किसे कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपके 20 में से 20 सही हुए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।